हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो कार्बन और इसके यौगिक हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसीलिए हमने इस चैप्टर को बाद में रखना चाहा, क्योंकि भाई ये रोचक होता है और लाइफ से जुड़ा होता है। तो आइए देखिए, पहले एक तो बात समझ लीजिएगा, हम इस चैप्टर को पढ़ने याद करने की दृष्टि से नहीं देखेंगे, इसे हम अपने लाइफ से जोड़ कर देखेंगे, क्योंकि कार्बन जो है एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके जो यौगिक होते हैं ये हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। तो चलिए भाई रोचक चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन और इसके यौगिक। अब भाई बात आती है जब कार्बन की, तो कार्बन आते ही हमारे दिमाग में काली काली चीजें आती हैं। काले में कौन सा? कोयला आ जाता है। तो उन बातों को हम अभी यहाँ पर देखेंगे, लेकिन किसी का ध्यान जल्दी हीरे पर नहीं जाता, ठीक है ना। कोयले पर तो जाता है कि काली काली चीजें कार्बन है, लेकिन तो गोरे गोरे हीरे के विषय में किसी को ध्यान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे पास है नहीं भाई, इतने रिच अमीर तो हम है नहीं। तो जिनके पास है उनका ध्यान वहां जाएगा ना, हमारे पास तो कोयले रहते हैं, राख रहती है, यही सब पर ध्यान जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो पहले बात करते हैं किसकी? कार्बन की। तो कार्बन भैया हमारा क्या है? कार्बन देखिए CARBON कार्बन है, लेकिन तो इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कार्बो शब्द से। और कार्बो शब्द क्या होता है? तो भैया कार्बो शब्द ना एक लैटिन भाषा का शब्द है। देखिए लैटिन ना, कुछ और शब्द मत सोच लीजिएगा, लैटिन भाषा है ना। और जानते हैं पहले किसका दौर था भैया? अंग्रेजों का। अंग्रेज पता नहीं का नाम रख देते थे। अब बात करते हैं कार्बो ही क्यों पड़ा है, क्योंकि भैया कार्बन मैंने पहले ही बताया कि जो कार्बन है ना उसका ध्यान हमारा कहाँ जाता है? काली काली चीजों पर। तो उस समय कार्बो का मतलब था कोल। कोल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भैया कोयला। आ गई बात समझ में यहां तक? कार्बो का मतलब क्या? कोल। और कोल का मतलब क्या? कोयला। और इसी कार्बो शब्द से क्या बन गया आपका? कार्बन। और इसी का हिंदी वर्जन में हम उपयोग में लाते हैं क्या? कार्बन। आ गई बात समझ में कि ये मिस्टर कार्बन कहाँ से आए हैं। अब बात आती है कि कार्बन की जानकारी कब हुई मनुष्य को। तो भैया आप पहले इतिहास जान लीजिए कि कार्बन आया कहाँ से है, इसी गोले का है कि किसी और गोले का है। तो ध्यान दीजिएगा, कार्बन प्राग ऐतिहासिक काल। अब कहेंगे ये कौन सी खेत की मूली है प्राग ऐतिहासिक काल? तो भैया हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 ही इतिहास के कौन कौन भाग हैं? तो एक होता है प्राक या प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें मानव पेड़वा से उतरा और जमीन पर घूमा, लेकिन कुछ लिखा नहीं, खाली घूम घूम कर खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब जानते हैं ना, सिर्फ खाने से मतलब रहता है। फिर आद्य ऐतिहासिक काल आया, इसमें मानव ने लिखा, लेकिन जो लिखा ना वो पढ़ा कभी नहीं गया, पता नहीं कौन सी भाषा, लगता है डॉक्टर थे सब, लिखे होंगे, पढ़ ही नहीं पाए आज तक हम सब। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, इसे जो लिखा गया वो आज हम लोग पढ़ते हैं, कहते नहीं है कि अशोक ने शिलालेख में ये लिखा है, ताम्रपत्र में ये लिखा है। तो ये सब चीजें लिखित मतलब वो किस काल की है? ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का कुछ लिखा पढ़ा नहीं गया। अब प्राक ऐतिहासिक काल के तो हम बता ही दिए, सब इतना लिखे मतलब लिखबे नहीं किए कि बस खाली घूम रहे थे, खाने से मतलब था इनका। तो कार्बन की जो खोज हुई थी ना वही प्राक ऐतिहासिक काल में हुई थी। आई बात समझ में? ऐसा माना जाता है भाई, लिखा तो कहीं गया नहीं था। तो आद्य ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में से यही पता चलता है कार्बन कब खोजा गया? प्राक ऐतिहासिक काल में। ये तो बात हो गई इतिहास की। अब बात करते हैं आधुनिक वाले इतिहास की, मतलब जो ऐतिहासिक काल है। इसमें 1772 में हीरा लेकर लेवासिय बहुत निहारे ना, देखे उसको, और देखे तो कहे अंत में बहुत सोच विचार करके कि इन कार्बन का रूप है। आई बात समझ में? पहले काली काली चीजों को कहा गया था कार्बन, लेकिन उन्होंने जब हीरा लेकर उसका अध्ययन किया तो उसे कहा बताया कि ये कार्बन का क्या है? अपर रूप है। अपर रूप क्या होते हैं अपन देखेंगे, यहाँ पर है ये मैंने लिखा है, तो अभी इसकी बात पीछे आएगी। पहले आप शुरुआत करते हैं ऊपर से। तो भैया संकेत, कार्बन का संकेत क्या होता है? तो आप ये बताइएगा संकेत का मतलब क्या होता है। आपको पता होगा जो तत्व हैं 118 तक, उनको तो हम हिंदी में लिखेंगे नहीं कि भैया हाइड्रोजन हो गया और फिर उसके बाद हीलियमवा हो गया, इस तरह कर कर तो लिखेंगे नहीं, ज्यादा वक्त लगता है। तो इनके शॉर्ट नेम बनाए गए हैं, ठीक है ना। उसी को हम संकेत या क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं।
तो तत्वों के अंग्रेजी अथवा लैटिन नामों के संक्षिप्त रूप को संकेत कहते हैं। अब कार्बन का संकेत क्या रखा गया है? सी रखा गया है। फिर बात आती है परमाणु क्रमांक की। जैसे आप लोग क्लास में बैठे होंगे तो एक रोल नंबर न रहा होगा कि भैया इस जगह पर ये बैठेगा ना, वो वाली क्लास नहीं जिसमें आप भेड़ों की तरह जाकर बैठ जाते हैं, रोल नंबर की बात हो रही है। तो उसी तरह जो एलिमेंट्स हैं उनका जो परमाणु क्रमांक है उसकी बात की जा रही है। तो कार्बन भी तो आपका एक एलिमेंट्स है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 6। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है जितने एलिमेंट्स हैं उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। अब कुछ ना कुछ द्रव्यमान में तो भैया कार्बन का भी तो होगा, कार्बन तो ऐसा नहीं है कि अदृश्य। तो कार्बन के 3 समस्थानिक है। इस समस्थानिक का होते हैं 9 में आप पढ़े होंगे। समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। और एक मजे की बात है ये एक ही तत्व के होंगे। देखिए सभी कार्बन में ना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट हमारा इस चैप्टर में है वो कार्बन 12 है। कार्बन 13 को नहीं देखना है, कार्बन 14 को थोड़ा बहुत मैं पढ़ा दूंगा, ये किस काम में आता है। पहले कार्बन 12 की बात होती है। तो ये हो गई इसकी द्रव्यमान संख्या, ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक। इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, इसे एटॉमिक मास कहते हैं। अब देखिएगा इसका द्रव्यमान हमें कितना मिल गया? 12। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं भाई? होता है तो आपने पढ़ा होगा किसी परमाणु के जब हम इलेक्ट्रॉनों को कोष में बांट दें या उपकोष में बांट दें तो उसको बांटने को ही हम कहते हैं उस तत्व का क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर-बरी नियम के अनुसार आपका होता है 2 और 4। मतलब इसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर यही बात करें अबाउ नियम की तो उसमें क्या होता है? 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p2 होता है। देखिए गिनिए 2 4 6 हुए ना। इनसे नहीं लेना देना है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में, इसीलिए उस चैप्टर को इससे पहले पढ़ाया गया था। ये बात यहाँ पर समझ में आई कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आया। अब ध्यान देने वाली बात है संयोजकता। भैया संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता के विषय में मैंने आपको बताया था कि एक तत्व से जब दूसरा तत्व संयोग करे। और संयोग क्यों करता है? अस्थायी व्यवस्था को पाने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो कार्बन जो अपनी संयोजकता दर्शाता है ना अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, वो होती है इसके संयोजी कोष की इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब संयोजकता इसकी कितनी? 4 हो गई भाई। समझ गए यहां तक बात को? मतलब कार्बन की संयोजकता 4। अब बात आती है अपर रूपता की। तो भैया अपर रूपता जरा ध्यान से सोचिएगा। तो आप मॉर्निंग में जब आंख मिजते हुए उठते हैं और शाम तक जो आप कहीं से घूम घुमा कर आते हैं पढ़ लिख कर, तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्या सुबह से लेकर शाम तक आपका एक ही रूप रहता है? नहीं। सुबह आंख मीजते हुए उठते हैं, फिर नहाते धोते हैं, जो भी काम करना रहता है, फिर स्कूल कॉलेज जाते समय ड्रेस बदल लेते हैं। वहां पर जाने के बाद आप अलग विचारधाराओं से परिपूर्ण रहते हैं कि हमें क्लास में कैसे रहना है। फिर वही अगर इंटरवल हो गया या छुट्टी हो गई तो वहाँ खेलते समय आपका कुछ और ही रूप रहता है। अब फिर घर पर आते ही जो पेट में हाथी या चूहे कूदते हैं उस समय आपका अलग ही रूप रहता है, लेकिन इंसान तो एक ही रहता है। तो उसी तरह कार्बन है। कार्बन पाया कई रूपों में जाता है, ठीक है, लेकिन सब क्या है? कार्बन के ही रूप है। ये बात समझिएगा। तो जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो हम उसे कहते हैं अपर रूप। जो रूप होते हैं उनको कहते हैं अपर रूप। अब पदार्थ के इस गुण को कहते हैं अपर रूपता। तो कार्बन में भी अपर रूपता पाई जाती है और इसमें जो अपर रूपता पाई जाती है उसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी भैया? तो एक होती है क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप का मतलब होता है इसमें कार्बन की एक निश्चित व्यवस्था होगी। मतलब कार्बन का जो कोण होगा, चाहे फैलाव होगा, वो एक निश्चित अंतराल पर होगा, ठीक है ना।
और ये जो अक्रिस्टलीय होते हैं इसमें कार्बन की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, मतलब इनके क्रिस्टल टुकड़ों की आकृति निश्चित नहीं होती। जैसे कोयले को आप फोड़ कर देखिएगा, वो छोटा छोटा कई आकार में टूट जाएगा, लेकिन जब क्रिस्टली वाले पदार्थों को तोड़ेंगे, चाहे वो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन हो गया, तो इनका एक निश्चित शेप बनेगा। भले वो आकार में छोटे होंगे लेकिन उनकी जो आकृति होगी वो एक जैसी होगी। तो ये हो गई कार्बन के विषय में कौन सी जानकारी, सामान्य जानकारी। अब चलते हैं इसको देखते हैं कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्राप्ति या उपस्थिति की कार्बन भाई मिलता कहाँ है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कदमों के नीचे अर्थात जमीन की। तो जो हमारी पृथ्वी है ना भैया, ये पृथ्वी की कई परतें हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे सिर्फ ऊपरी परत की, जिसको हम क्रस्ट या तो भूपर्पटी कहते हैं। ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, इसकी बात की जा रही है भैया ना, अंदर की नहीं, बस ऊपर की। तो ध्यान दीजिएगा, इसी के ऊपर हम टहलते हैं भाई। कौन कौन पृथ्वी के अंदर रहते हैं भाई? मानव पृथ्वी के ऊपर रहता है कि अंदर? ऊपर ना भाई, अंदर तो चूहे रहेंगे। तो बात कर रहे हैं पृथ्वी की भूपर्पटी की। तो पृथ्वी की जो ऊपर की परत होती है इसी को हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी, ठीक है ना। बड़ा टेढ़ा सा नाम है भाई, पता नहीं भूपट्टी का क्या है, तो भूपर्पटी नाम है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब बात करते हैं, तो कार्बन जो है ना भूपर्पटी मतलब जमीन की ऊपरी परत में, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसकी बात हो रही है। इसमें पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। कितना भाई? 0.02%। तो ये क्या सर आप भी मजाक करते हैं, इतना कम पाया जाता है और आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पाया। भैया मोरे, ये जो कम है ना यही अपने आप में बहुत है। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ये कितने कम है लेकिन कितने खतरनाक हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी की बात। आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा है जिसको हम कहते हैं वायुमंडल, ठीक है ना। अब वायुमंडल में जो कार्बन की उपस्थिति है भैया वो बहुत है झकास है, वो है 0.03%। कहेंगे क्या सर आप उल्टा सीधा पढ़ा रहे, कह रहे बहुत ज्यादा होती है और बहुत कम बता रहे हैं। इससे ज्यादा तो हमारा नाइट्रोजनमा होता है 78%, इससे ज्यादा हमारी ऑक्सीजनमा होती है 21%। आप ये क्या पढ़ा रहे 0.03%? अरे भैया ये बेहद खतरनाक है, उतना ही बहुत है। आप जानते हैं कार्बन वायुमंडल में किन रूपों में पाया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। CO2 के ये परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज आया है, और इससे कम मात्रा में तो कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। और जानते होंगे आप ये इतनी अच्छी गैस है ना, अगर इसको कुछ देर के लिए सूंघ लें और ये हमारे बॉडी में पहुंच जाए तो ब्लडवा में ऑक्सीजन की कमी कर देगी, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी ना तो तत्काल यमराज को ऊपर से आना पड़ेगा। समझ गए बात को? इसीलिए कहा जाता है बंद कमरे में कार्बनिक पदार्थों को न सुलगाएं। जैसे गोईठा जानते हैं ना, गोबर के उपले को कहते हैं, या कोई भी लकड़ी या कोई भी प्लास्टिक वगैरह को न सुलगाएं। सुलगाने का मतलब धुआं उठाएं उसका, ठीक है ना। मच्छर भगाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसका। तो यही जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में पहले से ब्लड में घुली है उसको भी ग्रहण कर लेती है, और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हम लोग गोविंद गान हो जाते हैं, अल्लाह या वही ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये दो जगह कार्बन की परसेंटेज समझ में आ गई। अब ध्यान देते हैं कुछ और जगहों पर। आपने कभी रोटी जली हुई खाई है? कहेंगे ऐसे दुर्भाग्य कहाँ से होते हैं भाई? नहीं, कभी कभार हो जाते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, रोटी जहाँ जली रहती है वहाँ कैसा रंग रहता है? काला। तो वो काला पदार्थ जो होता है ना वो कार्बन होता है। आप कभी प्लास्टिक को जला कर देखिएगा, कपड़ों को जला कर देखिएगा, इनको जलाएंगे ना तो काला काला पदार्थ बचेगा। इसका मतलब उसमें क्या है? कार्बन है। जिन पदार्थों के दहन से धुआं काले रंग का निकले या काला पदार्थ बचे वो सब पदार्थ क्या है? आपके कार्बनिक पदार्थ हैं। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। आपने सुना होगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं भैया? जीवाश्म ईंधन, ईंधन तो आप जानते हैं वे पदार्थ जिनके दहन से क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम ईंधन कहते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? तो भैया इसको जान लीजिएगा, जीवों के अंश वाले जो ईंधन हो गया उसे जीवाश्म कहेंगे। कहेंगे जीवों के अंश का मतलब लकड़ी हो गई, इंसान हो गया, ये नहीं भैया। हमारे कहने का मतलब है ना, ये जो पेड़ पौधे हैं लाखों करोड़ों वर्ष
पहले जब भौगोलिक उथल पुथल हुई, भौगोलिक उथल पुथल का मतलब समझ रहे हैं ना, धरती अचानक फट गई और जंगल जमीन में चले गए, या पहाड़ ही किसी जंगल के ऊपर गिर गए, या जंगल ही किसी कारण दब गए जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर जो गर्माहट थी ना, उसकी वजह से वो उच्च ताप और दाब पर किसमें परिवर्तित हो गए भाई, तो वो परिवर्तित हो गए कोयले में। ठीक है, किससे बने हैं, कोयला। तो भैया आपने अभी अभी जाना कि पेड़ पौधों से बने हैं, तो पेड़ पौधे जीव न हैं, तो जीवों का अंश हुआ कि नहीं कोयले में, हुआ ना, तो इसीलिए कोयला आपका क्या है, जीवाश्म ईंधन। आप लोग इसी तरह पढ़े होंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है भैया, तो पेट्रोलियम का निर्माण समझ जाएंगे ना, तो पेट्रोलियम को समझ जाएंगे। अब देखिएगा, पेड़ पौधे जमीन में दबे तो कोयला बने, उसी तरह जो जीव थे ना, जीव जंतु, वो जब भौगोलिक उथल पुथल के कारण करोड़ों वर्ष पहले दब गए, लाखों करोड़ों वर्ष पहले, तो वो किस में बदल गए, पेट्रोलियम में। उच्च ताप और दाब पर वही जीव जो थे किस में बदल गए, पेट्रोलियम में। और इसी पेट्रोलियम से हम पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में क्या क्या प्राप्त करते हैं भैया, पेट्रोल प्राप्त करते हैं, डीजल प्राप्त करते हैं, डीजल, मिट्टी तेल प्राप्त करते हैं जिसे हम कैरोसिन ऑयल कहते हैं, ठीक है ना, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम वगैरह भी इसी से, भारी तेल, स्नेह तेल, ये सब भी किससे प्राप्त होते हैं, पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां तक बात हो गई ना। और जो आप लोग इस समय सर्दी में वैसलीनिया लगाते हैं ना, तो उस पर लिखा होगा पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली का मतलब वह पेट्रोलियम से प्राप्त हुई है। आप उससे घृणा मत करिएगा कि ये जीवों के, जानवरों के अंश से बना है, भैया वो बहुत लंबी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पेट्रोलियम बना है। तो इतना सोचेंगे ना तो वैसलीनवा होठों पर नहीं लगाएंगे। आई बात समझ में। तो चलिए, आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि कार्बनिक पदार्थों को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में जरूर आया होगा।